नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम अक्सर महात्मा शब्द सुनते हैं, लेकिन आज हम उन बुनियादी घटनाओं को बिल्कुल करीब से समझेंगे जिन्होंने इस विचारधारा की नींव रखी। हम 1893 से लेकर 1919 तक के उस दौर को डिकोड करेंगे जिसने, सच कहूं तो, एक साधारण से वकील को एक ऐतिहासिक महापुरुष में बदल दिया। तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कोर्टरूम में बहस करने वाला एक आम सा वकील करोड़ों लोगों का मसीहा कैसे बन जाता है। कमाल की बात है ना। इस सवाल का असली जवाब हमें तब मिलेगा जब हम उनके सफर को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खेतों से लेकर भारत के राष्ट्रव्यापी आंदोलनों तक की ये जर्नी लिटरली आज के आधुनिक शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का भी बेस तय करती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले एक्ट से, द क्रूसिबल, यानी वो दौर जिसने उन्हें गढ़ा। बात है 1893 के दक्षिण अफ्रीका की। मोहनदास गांधी वहां दादा अब्दुल्ला नाम के एक क्लाइंट का केस लड़ने गए थे। मतलब उनका प्लान बस अपना काम खत्म करके लौटने का था। लेकिन वहां एशियाई लोगों के खिलाफ जो भयानक नस्लीय भेदभाव उन्होंने देखा, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। और फिर उन्होंने वहीं रुककर इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया। अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए कि यह सब हुआ कैसे। 1893 में उनके पहुंचने के बाद 1894 में एक मॉडरेट फेज यानी उदारवादी चरण शुरू हुआ, जिसमें वो अधिकारियों को लेटर्स और याचिकाएं लिखते थे। लेकिन बात बनी नहीं। तो 1906 आते आते ये पूरी तरह से एक एक्टिव पैसिव रेजिस्टेंस में बदल गया। और इसी दौरान 1910 में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से जन्म होता है सत्याग्रह का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना खास क्यों था। क्योंकि ये कोई आम विरोध नहीं था, ये निष्क्रिय प्रतिरोध और असहयोग का एक बिल्कुल नया तरीका था। इसका सीधा इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, माइग्रेशन पर लगी रोक और पोल टैक्स जैसे भेदभाव वाले कानूनों के खिलाफ किया गया। इसका सबसे बड़ा उसूल क्या था? अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ने के लिए स्वेच्छा से सजा भुगतना। उस दौर में बिना हथियार उठाए सिस्टम से लड़ने का ये तरीका एकदम क्रांतिकारी था। लेकिन देखिए, उनका फोकस सिर्फ सड़कों पर विरोध करने तक सीमित नहीं था। वो कम्युनिटी बनाने पर बहुत जोर देते थे। और 1910 का ये टॉल्स्टॉय फार्म इसका बेहतरीन उदाहरण है। जॉन रस्किन के विचारों से प्रेरित होकर बनाई गई ये जगह असल में उन सत्याग्रहियों के परिवारों के लिए एक सेफ स्पेस थी जो जेल में थे। वहां उन्हें रखा जाता, पढ़ाया जाता और फिजिकल लेबर के साथ साथ समाज सेवा सिखाई जाती। मतलब ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये लोगों को एक नई जीवन शैली सिखाने का तरीका था। और अब आते हैं एक्ट 2 पर, भारत में इन तरीकों का टेस्ट। जनवरी 1915 में भारत लौटने के बाद उन्होंने आते ही कोई राजनीतिक हंगामा शुरू नहीं किया, बल्कि उनका अगला रणनीतिक कदम था पूरे 1 साल तक भारत का दौरा करना। देश की असली नब्ज को पकड़ने और आम जनता की हालत समझने के लिए जमीनी हकीकत से जुड़ना बहुत जरूरी था। पूरे देश को समझने के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका वाले फॉर्मूले को भारत में कैसे टेस्ट किया, ये समझने के लिए जरा इस टेबल को देखिए। ये बहुत दिलचस्प है। 3 एकदम लोकल मुद्दे। 1917 चंपारण, जहां नील उगाने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ उन्होंने अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। फिर 1918 अहमदाबाद, प्लैग बोनस विवाद को सुलझाने के लिए उनकी पहली भूख हड़ताल। और उसी साल खेड़ा में फसल बर्बाद होने पर भी टैक्स वसूली के खिलाफ पहला असहयोग आंदोलन। इन तीनों बैक टू बैक सफलताओं ने साफ कर दिया कि भारत को अपना नया लीडर मिल गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन लोकल टेस्ट्स का कोई ठोस असर हुआ भी या नहीं, तो बस इस नंबर को देखिए, 35%। अहमदाबाद मिल हड़ताल में उनके दखल और भूख हड़ताल का सीधा नतीजा ये निकला कि वहां के कामगारों को 35% की भारी भरकम वेतन वृद्धि मिल गई। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उनका तरीका वाकई काम करता है। लोकल लेवल पर मिली इन जीतों ने जनता के बीच उनका भरोसा पूरी तरह से पक्का कर दिया। और यहीं से मंच सस्ता है हमारे तीसरे और सबसे इंटेंस एक्ट का, द क्लाइमैक्स एंड द रियलिटी चेक। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते जन असंतोष को कुचलने की पूरी तैयारी कर ली थी और पूरे देश में एक बड़े संघर्ष का माहौल बन गया था। साल था 1919। ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून लेकर आई। सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर बने इस कानून ने सरकार को इतनी असीमित और खतरनाक पावर दे दी कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सोचिए, शांति के समय में भी सरकार किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, बिना ज्यूरी के मुकदमा चला सकती थी, और तो और बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस जैसे बेसिक लीगल राइट को भी सस्पेंड कर दिया गया।
इस कानून के आते ही पूरे देश में हाहाकार मच गया। ये इतना डरावना और अन्यायपूर्ण था कि इसे सीधा काला कानून कहा जाने लगा। और इसी काले कानून के विरोध में भारत के इतिहास में पहली बार ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। सब कुछ दांव पर लगा था। अब इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, क्योंकि अप्रैल 1919 के वो कुछ दिन घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि पूरे देश का रुख ही बदल गया। 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल शुरू हुई, लेकिन महज एक हफ्ते बाद 13 अप्रैल को एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। और आखिरकार 18 अप्रैल को बेकाबू होती हिंसा की वजह से आंदोलन को वापस लेना पड़ा। वो 13 अप्रैल का दिन पंजाब के लिए और पूरे देश के लिए काला दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के मौके पर एक शांतिपूर्ण निहत्थी भीड़ जमा थी। शहर में मार्शल लॉ था और बिना किसी चेतावनी के ब्रिगेडियर जनरल डायर के इशारे पर सैनिकों ने उस निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कांग्रेस के आंकड़ों की माने तो उस दिन 1000 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। ये एक ऐसी ऐतिहासिक और दर्दनाक त्रासदी थी जिसने पूरे देश की आत्मा को गहरे सदमे में डाल दिया। इतने बड़े नरसंहार के बाद हंगामा होना ही था। ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए हंटर कमेटी बना दी, जिसमें 3 भारतीय मेंबर भी थे। जांच रिपोर्ट में माना गया कि डायर का एक्शन अमानवीय था और बिना वार्निंग गोली चलाना गलत था। लेकिन सबसे ज्यादा खून खौलाने वाली बात क्या थी पता है? इस कमेटी ने डायर के खिलाफ कोई भी लीगल या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। इस फैसले ने पहले से ही दुखी देश के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। देश भर में भड़कती इस बेकाबू हिंसा को देखकर 18 अप्रैल को वो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह रोक दिया गया। गांधी जी इस बात से बेहद आहत थे। उन्होंने खुले तौर पर इसे अपनी हिमालय जैसी भूल यानी हिमालयन ब्लंडर कहा। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। उन्हें एक कड़वी सच्चाई माननी पड़ी कि शायद हमारी आम जनता अभी इतने बड़े लेवल पर पूरी तरह से एक अहिंसक आंदोलन के लिए मेंटली तैयार नहीं थी। तो ये पूरा सफर हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कोई भी समाज जन आंदोलनों के दौरान पूर्ण अहिंसा के लिए कभी भी वास्तव में तैयार होता है? जन आंदोलनों की अपनी एक बहुत भारी कीमत होती है और सिर्फ अहिंसा के रास्ते पर चलकर न्याय पाना कोई आसान काम नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर चंपारण और फिर जलियांवाला बाग तक की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।